तो मुझे कनाडा में रहते हुए 1.5 साल हो गया है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि मुझे कनाडा में अच्छी नहीं लगी, और उन्हीं चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप फ्यूचर में कनाडा आ रहे हो तो अपना डिसीजन बनाने से पहले इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि हर कंट्री के कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। यूजुअली कनाडा एक अट्रैक्टिव स्टडी डेस्टिनेशन है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन यूट्यूब पे जो है ना सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स ही ज़्यादातर हाईलाइट होते हैं। तो इस वीडियो में हम नेगेटिव पॉइंट्स की बात करने वाले हैं। अगर आप फ्यूचर में कनाडा आ रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। और सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है हेल्थ केयर सिस्टम का। तो देखो भाई, मैं तो इंडिया से हूँ, और जब मैं इंडिया से कनाडा शिफ्ट हुआ ना तो मुझे पता चला कि भाई कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी ख़राब है, स्पेशली व्हेन कंपेयर टू इंडिया। इसके भी काफ़ी सारे रीजंस हैं। नंबर 1 कि यहाँ पे वेटिंग टाइम्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। मतलब अगर आप एक छोटी चीज़ के लिए भी अगर हॉस्पिटल जाते हो ना, फॉर एग्जांपल आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपको वो वेटिंग रूम में बिठा देंगे और कहेंगे अभी 5-6 घंटे वेट करो। अगर आपका हाथ कट गया, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है, और वो नॉन सीरियस है कि आपके मरने के तो चांसेस नहीं है क्योंकि आपके हाथ में ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको 5-6 घंटे उसमें बिठा देंगे कि आपका बैंडेज हो अच्छे से, सारे टेस्ट हों, और अगर आपको कोई इंजेक्शन लगने हैं, कुछ लगना है तो उसके इंजेक्शन लगे, उसके लिए आपको 5-6 घंटे वेट करना पड़ेगा। और ये सारी मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ जो कि मेरे रिलेटिव्स के साथ या मेरे फ्रेंड्स के साथ हुई हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है कनाडा में रह के। और ये सिर्फ 1 या 2 हॉस्पिटल की बात नहीं है, क्योंकि कनाडा में ना एक चीज़ बढ़िया है कि जितना भी हेल्थ केयर है ना वो सारा फ्री है सारे परमानेंट रेजिडेंट्स और सिटीजन्स के लिए। लेकिन इसका डाउन साइड ये है कि वहाँ पे हमेशा भीड़ लगी रहती है, बहुत सारे लोग होते हैं, वेटिंग टाइम्स इसलिए काफ़ी ज़्यादा है। और इसके एक और डाउन साइड ये भी है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो हर एक पेशेंट को जो है मेडिकल अटेंशन नहीं दे पाते। जो मेडिकल अटेंशन मैंने इंडिया में एक्सपीरियंस करी थी ना, कि डॉक्टर्स कैसे आराम से आपसे पूछते थे और आपका जो है इलाज करते थे, वो चीज़ जो है यहाँ पे आपको नहीं मिल सकती, स्पेशली जब आप मिडिल या फिर एक लो इनकम फैमिली से आते हो, ठीक है। अगर आप हाई इनकम ब्रैकेट में हो तो आपके लिए और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं पब्लिक सेक्टर जो मेडिकल है उसके अलावा। लेकिन एज लॉन्ग एज यू आर इन द मिडिल इनकम अर्नर्स या फिर लो इनकम अर्नर्स, तो आपके लिए जो है यही ऑप्शंस है, हाई वेटिंग टाइम्स और लेस मेडिकल अटेंशन। अब चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है यहाँ की राइजिंग कॉस्ट। तो कनाडा में जो अफोर्डेबिलिटी पावर है ना लोगों की, वो टाइम के साथ साथ कम होती जा रही है। आई डोंट नो ये ट्रेंड क्यों चल रहा है और ये कब खत्म होगा, लेकिन पिछले कुछ सालों से तो यही चल रहा है। 15-20 साल पहले फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा जो है 4 लोगों की फैमिली सस्टेन कर सकता था अपनी सिंगल इनकम पे, तो अब वो सिर्फ 3 या 2 बंदों की फैमिली सस्टेन कर सकता है। तो ठीक है, इस चक्कर में क्या होता है कि ज़्यादा लोगों को एक फैमिली के अंदर ज़्यादा लोगों को काम पे जाना पड़ता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है हस्बैंड वाइफ दोनों जो हैं काम पे रहते हैं, इनकम अर्न करते हैं। और पहले तो चलो वो एक इनकम को बढ़ाने का एक सोर्स था, लेकिन अब जो है वो एक नेसेसिटी बन रही है, क्योंकि एक बंदा जो है एक सिंगल इनकम में ना सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो और ये चीज़ जो है ऑल ओवर कनाडा ही हो रही है, स्पेशली उन जगह पे जहाँ पे आप देखोगे हाउसिंग मार्केट ज़्यादा हाई चल रही है, जैसे कि वैंकूवर और टोरंटो, क्योंकि यहाँ पे हाउसिंग प्राइसेस इतने ज़्यादा हाई हैं कि एक होम की जो अफोर्डेबिलिटी है वो वैसी काफ़ी लो है, और ऊपर से रेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। आपको पता ही है इंटरेस्ट रेट्स कनाडा में जो है घरों के वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस चक्कर में जो है अफोर्डेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है, हाउसिंग प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और वो एक काफ़ी कंसर्निंग फैक्टर है उन लोगों के लिए जो लोग अभी कनाडा में आ रहे हैं, जिनका प्लान है कि कनाडा में ही हमें एक काफ़ी लंबे टाइम के लिए रहना है या फिर अब यहीं परमानेंटली रिसाइड करना है। उनके लिए जो है काफ़ी कंसर्निंग फैक्टर है, मेरे लिए भी कंसर्निंग फैक्टर है। तो लेकिन ये भी एक पॉइंट है जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए कि यहाँ पे जो है अफोर्डेबिलिटी धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जो है वो कम हो रही है। चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है हार्श वेदर। और अभी जो है वेदर बहुत ही प्यारा हो रहा है, टेम्परेचर है अराउंड 12 डिग्री, और विंटर्स आने वाले हैं। स्नो थोड़े आई थिंक कुछ हफ्तों में जो है स्नो गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी जो है देख रहे हो जैकेटें बाहर निकल चुकी हैं। मेरी पुरानी वीडियो से मैं ज़्यादा जैकेटें कोई भी पहनी नहीं, मेरी अगर लास्ट कुछ वीडियो देखोगे तो। लेकिन धीरे धीरे स्नो आने वाली है, तो इसलिए जो है ठंड बढ़ती जा रही है। लेकिन मैं रहता हूँ भाई वैंकूवर में। वैंकूवर एक ऐसा एरिया, अगर आपको जो है हार्श वेदर से डील नहीं करना है तो आप वैंकूवर की साइड आ सकते हो, या फिर किसी ऐसी जगह जा सकते हो जहाँ पे ज़्यादा स्नो नहीं पड़ती, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर जो है ज़्यादा डाउन नहीं जाता। लेकिन भाई अगर आप जाओ किसी ऐसी प्रोविंस में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एल्बर्टा की साइड देखो तो वहाँ तो भाई -20 -30 भी टेम्परेचर पहुँच जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्श होता है, ठीक है। मुझे पता था कि भाई मुझे इतने हार्श टेम्परेचर में नहीं रहना, इसलिए मैं वैंकूवर का मैंने डिसाइड करा आने का। मेरा ये प्रायोरिटी थी कि भाई मैं वेदर एक ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पे वेदर जो है ज़्यादा डाउन भी ना जाता हो, कि मतलब आप जो है बाहर ही ना निकल पाओ -20 -30 डिग्री में विदाउट प्रॉपर क्लोथिंग। अगर मैं वैंकूवर की बात करूँ, यहाँ पे -10 -15 चले आता है, और ईजिली कोई भी बंदा जो है जिसने इंडिया में ठंड देखी है वो यहाँ पे भी ईजिली सर्वाइव कर सकता है। बट आई थिंक -30 डिग्री एल्बर्टा में जो है, और अगर आप दूसरी प्रोविंस में आओगे जहाँ पे और ज़्यादा होता है तो वो थोड़ा हार्श हो जाता है, और उसके लिए जो है आपको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। बाकी आपकी जो है आप पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने सेंसिटिव हो टेम्परेचर से, ठीक है। तो हार्श वेदर जो है वो एक और डाउन
डाउन साइड है कनाडा की, अगर आप कनाडा आना कंसिडर कर रहे हो तो। और बाय द वे पीछे व्यूज़ देखो यार, ये तो एक प्लस साइड मैं कहूँगा ही कि कनाडा के जो व्यूज़ है ना, जो यहाँ पे भाई तुम घर से तुम्हें इतने बढ़िया पहाड़ दिख जाते हैं और मतलब इतनी ब्यूटी है, तो वो चीज़ तो ये एक प्लस पॉइंट ही है। लेकिन प्लस पॉइंट के ऊपर मैं फ्यूचर में एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या बेनिफिट्स है कनाडा आने के। लेकिन इस वीडियो में हम बात करते हैं सारे डाउन साइड्स के बारे में। और चौथे डाउन साइड की अगर हम बात करें तो वो है भाई टैक्सेस इसलिए मैंने इंक्लूड करी क्योंकि कनाडा में काफ़ी ज़्यादा हाई टैक्सेस हैं। अब तुम्हें पता ही होगा, ठीक है, सबने सुना ही होगा कि हाई टैक्सेस तो हैं, लेकिन कितने हाई टैक्सेस हैं वो मैं तुम्हें उसका अंदाज़ा देता हूँ। आई थिंक जितना मुझे पता है इंडिया में जो है मैक्सिमम जो टैक्स ब्रैकेट है वो है 30% का, मतलब मैक्स टू मैक्स आप 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में आ सकते हो कि आप जितने भी एडिशनल पैसे कमाओगे एक उस टैक्स ब्रैकेट में आने के बाद, तो उसमें आपको 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। 1 लाख कमाओगे अगर एक्स्ट्रा अपनी एक सर्टेन इनकम लेवल के बाद, तो उसमें से आपको जो है 30,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। लेकिन कनाडा में जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट है वो अराउंड 54% के आसपास है। ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कौन सी प्रोविंस में हो, क्योंकि हर प्रोविंस के डिफरेंट टैक्स रूल्स हैं। लेकिन आप खुद सोचो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल तुम एक हाई टैक्स ब्रैकेट में हो कनाडा में, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम जो है अराउंड 2-2.5 लाख डॉलर कमाते हो पूरे साल के, ठीक है, और तुम सोचते हो कि यार थोड़ी और एडिशनल इनकम अर्न करनी है, और तुमने जो है $5,000 एक्स्ट्रा कमा लिया अपनी बेसिक इनकम के अलावा, तो उस $5,000 में ना तुम्हें $2,500 से ज़्यादा टैक्स ही देना पड़ेगा। मतलब 54% के आसपास तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा अगर तुम एक सर्टेन इनकम ब्रैकेट में आते हो। तो देख रहे हो कितना ज़्यादा टैक्स है। तो ये मुझे काफ़ी डाउन साइड लगी, क्योंकि इवन यूएस से अगर तुम कंपेयर करो तो यूएस में भी कनाडा से कम टैक्स है, और इंडिया में तो है ही काफ़ी कम टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो अर्निंग तो अच्छी है ही, लेकिन यहाँ पे टैक्सेस जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो उसको भी तुम्हें कंसिडर करना है। काफ़ी लोग जो है सिर्फ अर्निंग्स देख के आ जाते हैं कि भाई कनाडा में बहुत पैसे कमा सकते हैं लोग, लेकिन भाई कितना टैक्स देना था वो भी तुम्हें कंसिडर करना है, ताकि तुम एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके कनाडा हो। यहाँ पे तुम्हें आके ऐसा ना लगे कि भाई सारा पैसा तो टैक्स में जा रहा है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था इंडिया से, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की तरफ, जो कि है यहाँ की एजुकेशन क्वालिटी, ठीक है। अब एजुकेशन क्वालिटी नो डाउट कनाडा में जो है काफ़ी रेप्यूटेड, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि तुम्हें जो है 3 गुना 4 गुना फीस देनी पड़ती है। क्या वो जो 4 गुना फीस तुम दे रहे हो वो उस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को जस्टिफाई करती है? मेरे हिसाब से तो नहीं। अब यहाँ पे मैं अगर तुम्हें अपना एग्जांपल दूँ ना, मैंने रिसेंटली अपनी पूरी कॉलेज की फीस पे ऑफ करी है। बाय द वे उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि तुम जाके चेकआउट कर सकते हो, कि मैंने कनाडा में बैठ के पूरी फीस जो है यहाँ पे काम करके कैसे पे ऑफ करी बिना घर से कोई भी पैसे मंगाए। तो वो वाली वीडियो जाके तुम चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मेरे चैनल पे जाके तुम सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो रिसेंटली मैंने अपनी पूरी ट्यूशन फीस पे ऑफ करी है, जो की थी $48,000 इंडिया के अराउंड, तो मान लो 30 लाख रुपए, ठीक है। 30 लाख रुपए की फीस जो है मुझे कनाडा में देनी पड़ी 2 साल की पढ़ाई के लिए, 2 साल का डिप्लोमा के लिए, डिग्री की बात भी नहीं कर रहा मैं, 2 साल के डिप्लोमा के लिए। अब तुम खुद देखो कि 30 लाख रुपए जस्टिफाई करते हैं 2 साल के डिप्लोमा को, स्पेशली जब तुम एक बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से जो है अपना एजुकेशन नहीं कर रहे। जो मैं जिस यूनिवर्सिटी में मैं गया था ना, वो एक नॉर्मल डिसेंट लेवल की यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं, क्योंकि ये जो है जो कैनेडियंस हैं उनके लिए तो ये यूनिवर्सिटी काफ़ी सस्ती है, लेकिन अगर आप देखोगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तो उनके लिए जो है काफ़ी महंगी हो जाती है। अगर मैं एक बात करूँ बहुत ही प्रेस्टीजियस और बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ की, जैसे UBC है, SFU है, मैं अपने एरिया की बता रहा हूँ वैंकूवर की, तो वैंकूवर में ये 2 काफ़ी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, UBC और SFU। तो ठीक है, इनकी फ़ीस जो है कैनेडियंस के हिसाब से जो है अच्छी खासी है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है, तो वो तो भाई 2-3 गुना ज़्यादा होके ना करोड़ों में पहुँच जाती है भाई। तुम खुद सोचो कि 1-2 करोड़ रुपए लगाना एक डिग्री के लिए क्या वर्थ इट है तुम्हारे लिए, चाहे कितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी हो भाई, लेकिन इतने पैसे तुम सोचो कि रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो क्या तुम्हें उस लेवल की, उस वर्थ की, उस वैल्यू की नॉलेज मिलेगी जितने पैसे तुम दे रहे हो? तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि कैनेडियंस जो हैं वो हमसे 3 टाइम्स कम पे कर रहे हैं या फिर 4 टाइम्स कम पे कर रहे हैं फीस के, और हम जो है 3-4 गुना ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ इट। कुछ लोग पूछेंगे कि भाई फिर मैंने क्यों 30 लाख रुपए पे करे कनाडा में पढ़ने के? तो देखो भाई, मैं इसको किस तरीके से देखता हूँ कि जो 30 लाख रुपए मैंने पे करे हैं ना, वो मैंने सिर्फ यूनिवर्सिटी के पे नहीं करे, वो मैंने कनाडा के एक्सपीरियंस के पे करे हैं, क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल से कनाडा रह रहा हूँ, ठीक है। यूजुअली मान लो 2 साल जो है मुझे कनाडा में रहने को मिले, ठीक है। मैंने कॉलेज के अलावा काफ़ी कुछ सीखा है, ठीक है। अकेले रहना सीखा, काम करना सीखा, और फाइनेंसेस मैनेज करने सीखे, थोड़ा इंडिपेंडेंट रहना सीखा। तो मैं जो है ऐसा मानता हूँ कि जो मैंने 30 लाख रुपए दिए हैं ना, वो कॉलेज के तो हैं ही, साथ में जो इस एक्सपीरियंस के, जो मुझे कनाडा का वीज़ा मिला है, 2 साल मैं कनाडा में रुका हूँ, ये जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है, जो एक्सपीरियंस जो चीज़ें गेन हुई हैं, इसके मैंने 30 लाख रुपए दिए। तो मैं उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ। और अगर आप भी इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में देखते हो कि आपको कनाडा की लाइफ एक्सपीरियंस करनी है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होना है,
उसके लिए जो है आई थिंक एक डिसेंट कॉलेज में अगर आप डिसेंट यूनिवर्सिटी में जाते हो तो मे बी वो पैसे वर्थ इट है। लेकिन भाई अगर आपका गोल ये है कि भाई मुझे कनाडा जाना है और एक बहुत ही अच्छी एजुकेशन लेके वापस इंडिया आना है, तो मे बी आपके लिए और भी कोई बेटर ऑप्शंस होंगे और मे बी आपके लिए जो है कनाडा में पढ़ाई करना मे बी इतना वर्थ इट नहीं रहेगा। मे बी कोई और कंट्री में अगर आप जाओगे या फिर अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो मे बी वहाँ पे वो वर्थ इट है। लेकिन यूजुअली कनाडा की एजुकेशन 2 या 3 टाइम्स ज़्यादा पे करके आना सिर्फ एजुकेशन के लिए वर्थ इट नहीं है। जो एक्सपीरियंस आप साथ में ले रहे हो मे बी अगर आप उसको मिला दो तो वहाँ पे जो है उन पैसों की वर्थ आ जाती है। सो यार दिस वाज आल्सो अ डाउन साइड कि कनाडा की एजुकेशन जो है उसके प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और यही 5 पॉइंट्स हैं जो कि मुझे आपको बताने थे इस वीडियो में। बाकी अगर आपको और कुछ पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स हैं कनाडा के तो आप वो कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। और सिर्फ डाउन साइड्स ही नहीं है कनाडा की, पॉजिटिव साइड्स भी काफ़ी हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, आई नो काफ़ी सारे लोग कमेंट करेंगे भाई इंडिया चले जा फिर, क्योंकि हेट काफ़ी मिलती है अगर आप कुछ भी नेगेटिव बोलो कनाडा के बारे में, तो क्योंकि काफ़ी लोग कनाडा आना चाहते हैं और जब वो सुनते हैं कनाडा के बारे में नेगेटिव चीज़ें तो वो कहते हैं कि भाई तू वापस आ जाना फिर। तो ऐसा नहीं है भाई, इंडिया में भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, कनाडा में भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। इस वीडियो में हमने नेगेटिव पॉइंट्स की बात करी है, नेक्स्ट वीडियो में हम पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो चिल आउट। और मैंने ना काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाई हुई हैं कनाडा से रिलेटेड, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी यहाँ पे आ रही होगी। और यहाँ पे ना देखो टॉप पे तुम्हें एक वीडियो दिखेगी अ डे इन लाइफ ऑफ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो वीडियो तुम देख सकते हो। और नीचे वीडियो दिखेगी कि मैंने कनाडा आने में कितने टोटल पैसे खर्च करे। ठीक है, तो वो वीडियो तुम यहाँ नीचे देख सकते हो। दिस वाज समरजीत साइनिंग ऑफ।